हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आईसीएसई मेड इजी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, चैप्टर फोर्स पे। हमने लास्ट क्लास को यहीं पे छोड़ा था। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि टॉर्क कैसे चेंज हो सकता है और उसके वेरियस एप्लीकेशंस को। आज हम सीखने वाले हैं कपल सॉरी वेट आज हम सीखने वाले हैं कपल और मोमेंट ऑफ कपल और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स को। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक। सबसे पहले मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो कि कल के टॉपिक में रह गई थी। जैसे हमने बोला था कि टॉर्क इज वेट ये टॉर्क हो हमने बोला था टॉर्क इज वेक्टर। तो इसका सीधा सा मतलब था कि इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा और इसका कोई ना कोई एक डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया था। मैग्नीट्यूड एफ इंटू ओ पी इंटू पी एफ, ये दोनों एक साथ, जिसका मतलब था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पाइवट। दूसरा, चूंकि एक वेक्टर है तो इसका एक डायरेक्शन होना चाहिए। इसका डायरेक्शन क्या होगा? अगर कोई टॉर्क, अगर कोई एक फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, अगर कोई टॉर्क किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर टॉर्क अगर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, कहने का मतलब अगर कोई बॉडी पे फोर्स लग रहा है और वो फोर्स उस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तब उसका मतलब ये होगा कि टॉर्क जो है वो पॉजिटिव है। ये कन्वेंशन है, इसको आपको बस दिमाग में रखना है, प्लस साइन। मैंने एक बात बताया था, टॉर्क जब भी जब भी एक वेक्टर की बात होती है तो वेक्टर का जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है वो हमें उसके डायरेक्शन के बारे में बताता है, ना कि उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। तो यहाँ जो पॉजिटिव साइन है ये इसके डायरेक्शन को बताता है। मतलब जब भी टॉर्क पॉजिटिव होगा, यानी वो कैसा टॉर्क है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मतलब बॉडी किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मैंने आपको एक बात बताया था अब मैंने आपको एक बात बताया था कि जैसे टॉर्क पॉजिटिव है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, अगर नेगेटिव हो गया तब क्या होगा? पॉसिबल तो है ही कि अगर टॉर्क की वैल्यू नेगेटिव आ गई, चूंकि अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को ही नेगेटिव रख दूं, चूंकि जैसे ये मेरा डायरेक्शन मतलब क्या था? डायरेक्शन मतलब हमारा एक्स और वाई एक्सिस था। अगर हमारा फोर्स ऐसे लग रहा है 4 न्यूटन का, यही फोर्स को अगर मैं घुमा के ऐसे कर दूं 4 न्यूटन, तो क्या इसका डायरेक्शन प्लस एक्स एक्सिस होगा? प्लस एक्स एक्सिस होगा। और इसका डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस होगा। यहां से अगर मैं बोलूं कि इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, यानी कि मेरा ओवरऑल जो टॉर्क है उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन नेगेटिव होगा। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा टॉर्क नेगेटिव है, यानी कि क्या है? यानी कि मेरा बॉडी किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? यानी मेरा बॉडी यानी मेरा बॉडी बॉडी विल रोटेट बॉडी विल रोटेट क्लॉकवाइज। ये छोटी सी चीज है, इसे एक जगह ऐसे आप लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंड दोनों में एक ही साथ लिख लेते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव, क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव। ये जब क्वेश्चंस हम करेंगे तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये वाला फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जिसका नाम हमने दिया था कपल जिसका नाम हमने दिया था कपल। कपल वर्ड से हमें क्या समझ में आता है? लाइक एक कॉमन टर्म अगर हम देखें कॉमन टर्म अगर हम कपल देखें, कपल का मतलब होता है जोड़ा, पेयर। कपल का मतलब होता है पेयर। आपको क्या लगता है पेयर कब बनेगा किसी भी चीज का? चाहे वो इंसान हो, चाहे वो
किसी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी चीज़ का पेयर कब बनेगा? जब उसमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन होगा। दो बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट चीज़ का पेयर नहीं बन सकता है। कभी भी पेयर बनेगा, और मैं यहाँ इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ। जब कभी भी पेयर बनेगा, तो पेयर कैसा बनेगा? कॉमन ऑब्जेक्ट्स का। पेयर कैसा बनेगा? कॉमन ऑब्जेक्ट्स का। यानी कि जो कपल है यानी कि जो कपल है, वो क्या है? एक पेयर है। मैंने क्या बोला? पेयर। अब अभी तक तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में डील कर रहे हैं, तो ये पेयर ऑफ फोर्स है। ये अभी तक हम इस चैप्टर में फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और ये कपल है, तो मतलब क्या हुआ? कपल मतलब पेयर ऑफ फोर्स है। कपल मतलब पेयर ऑफ वेट 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 कपल मतलब पेयर ऑफ फोर्स है। सिंपल सी बात। अब मैं अगर बोलूं अब मैं अगर बोलूं एक फोर्स मेरा यहाँ लग रहा है 4 न्यूटन का, एक फोर्स मेरा लग रहा है 6 न्यूटन का। क्या ये दोनों कपल बना रहे होगा? क्या ये दोनों कपल बना रहा होगा? ये 4 न्यूटन और इस डायरेक्शन में ये 5 न्यूटन। तो क्या ये दोनों सेट कपल बना रहे होंगे? तो जवाब है नो। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। अब आपको बिल्कुल लॉजिकली क्लियर कीजिए अपने कॉन्सेप्ट्स को। मैंने बोला कपल मैंने बोला कपल एक पेयर ऑफ फोर्स है। यहां तक क्लियर थी बातें? मैंने बोला कपल एक पेयर ऑफ फोर्स है। जैसे ही मैंने बोला कपल एक पेयर ऑफ फोर्स है, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि ये पेयर ऑफ फोर्स कैसे अरेंज्ड है। ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ दुनिया का कोई भी पेयर ऑफ फोर्स मैं ले लूँ, बोल दूं मैं उसे कपल है। बट ऐसा तो नहीं होता है। सारे पेयर ऑफ फोर्सेस अगर एक ही बॉडी पे दो फोर्स एक्ट करें, कैसे? 4 न्यूटन और एक ऐसे 5 न्यूटन, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये कपल फॉर्म कर रहा है? ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं है। अभी तक अगर ऐसा कुछ हुआ रहता, तो मैं हम तो पहले ही सुन चुके होते। हम अपनी 8th 9th में हमने सुन लिया होता कि अगर इस तरीके जब भी दो एक बॉडी पे अगर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो उसे कपल बोलते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। तो होता क्या है? यहां तक था कपल एक पेयर ऑफ फोर्स कैसे अरेंज्ड है। अब आता है इसका अरेंजमेंट कैसे है। कपल मतलब कॉमन चीजें। एक कपल में क्या इंपॉर्टेंट है? कॉमन। आप बस एक चीज दिखा रही, दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉमन होने चाहिए। मतलब एक पेयर ऑफ फोर्स है जिसका जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। यानी कि मैंने क्या बोला? मैंने बोला कपल एक पेयर ऑफ फोर्स है। तो अब हमें जानना है कि उस कपल को कब हम एक कपल को डिफाइन कर सकते हैं, कब हम एक बोल सकते हैं कि एक बॉडी पे एक कपल एक्ट कर रहा है। जब वो पेयर ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। पहला पॉइंट, जब उस पेयर ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो। क्योंकि कपल मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? उसका मैग्नीट्यूड। मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो। और और चूंकि यहां बात फोर्स की हो रही है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, कपल भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो फोर्स का जो दो कंपोनेंट होगा, एक होगा उसका मैग्नीट्यूड और एक होगा उसका डायरेक्शन। वैसे ही कपल में जो पेयर ऑफ फोर्स होगा, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? ऑपोजिट होनी चाहिए। और एक और कंडीशन, दो कंडीशन तो क्लियर है कि अगर कोई फोर्स बेसिकली काम करता है, कपल का काम होता है रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करना। बेसिकली कपल का काम होता है रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करना, या फिर किसी बॉडी को एक जगह पे लाइक स्थिर करके रख देना, किसी बॉडी को एक ही जगह पे उसको इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर देना। तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अब हमने देखा है कि जब एक, जैसे ये केस हमने लाइक 8th या 9th में हमने पढ़ा हुआ है। आप सभी ने ये चीज़ पढ़ा होगा। एक टेबल टॉप पे अगर हम एक बॉक्स को रख देते हैं, अगर हम एक टेबल टॉप पे एक बॉक्स रखते हैं, उस बॉक्स पे एक फोर्स एक्ट करता है नीचे की तरफ, जो mg होता है, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी। और एक फोर्स यहां से इसका ये रिएक्शन पेयर होता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। द फोर्स बाय द टेबल टॉप, ये वाला फोर्स का नाम है फोर्स बाय टेबल टॉप।
टेबल टॉप फोर्स बाय टेबल टॉप टू द बॉक्स। कहने का मतलब ये तो हम शुरू से जानते हैं कि, और इसमें इस केस में ये वाला फोर्स और इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं। एक फोर्स जब वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो दूसरा वर्टिकली अपवर्ड। अब अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों कपल है? बिल्कुल नहीं। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कि कपल आर not reaction pair. Couple are wait. Couple are not action reaction pair. Not action reaction pair. अगर ऐसा होता तो हम अभी तक सुन चुके होते, हमने ये चीजें पढ़ी है पहले, लेकिन हमने कभी ये बात नहीं सुना कि एक कपल, ये जो फोर्स ऑफ वेट ऑफ द बॉडी है, इसको जो बैलेंस कर रहा है ये वाला फोर्स, जो कि एक एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहा है, जो कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ से डिफाइन होता है, ये दोनों एक कपल फॉर्म कर रहा है। ये हमने नहीं सुना है, ये हमने अभी तक नहीं जाना है। यानी कि कपल क्या है? कपल आर नॉट एन एक्शन रिएक्शन फोर्स, नॉट एन एक्शन रिएक्शन पेयर। मैं इसका रीजन भी दूंगा आपको। अभी तक हमने क्या सीखा था? अभी तक हमने जाना कि एक कपल जो है वो एक पेयर ऑफ फोर्स है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। अब इसमें थर्ड पॉइंट, अब इसका थर्ड पॉइंट जो आता है वो ये कहता है कि चलिए इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो गया, ये दोनों के ये दोनों का ये भी लाइक डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो गया, ये दोनों फोर्स पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल मतलब अगर एक फोर्स ऐसे है तो दूसरा भी ऐसे होना चाहिए, ऑपोजिट इस तरीके से। एक फोर्स ऐसे है तो दूसरा भी ऐसे होना चाहिए। तब तो हमने जान लिया कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत है, वेट, ऐसे होना चाहिए। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसको एक्शन रिएक्शन पेयर से अलग बनाता है वो ये कि जब भी एक कपल के बारे में हम बात करेंगे तो चार चीजें होंगी। पहली, उसकी मैग्नीट्यूड, उन दोनों कपल एक पेयर ऑफ फोर्स होगा, उसका मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, और दे शुड नॉट एक्ट नॉट एक्ट on the same line of action of force, on the same line of action of force। कपल का काम क्या होता है? कपल का काम होता है बॉडी को रोटेट कराना। अगर एक बॉडी पे, ये जैसे यही एग्जांपल हम ले लेते हैं, वेट नीचे चलते हैं, इसी एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि इसी एग्जांपल में एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक टेबल टॉप हमने लिया, उस टेबल टॉप के ऊपर हमने एक बॉक्स को रखा, इसके सेंटर से इसका वेट ऑफ द बॉडी नीचे की तरफ एक्ट करेगा जो कि mg के बराबर होगा, जहां यहां जो g है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और m है मेरा मास ऑफ द बॉडी। और यही से जो बॉडी अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, वो इसको इसको बैलेंस करेगा, वो इसका रिएक्शन पेयर, वो इसका रिएक्शन फोर्स है। इस टेबल टॉप का ये रिएक्शन फोर्स होगा। यानी कि अगर मैं देखूं तो क्या कभी भी इस केस में बॉडी रोटेट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कपल छोड़िए, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि दो फोर्सेस हैं, एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। दो फोर्सेस हैं एक ही बॉडी के ऊपर, सॉरी कब एक्शन रिएक्शन पेयर कभी भी एक बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करेगा, दोनों अलग अलग। लाइक जैसे ये वाला फोर्स जो है, ये वाला जो mg है वो बाय द बॉक्स टू द टेबल टॉप है, और ये वाला जो रिएक्शन पेयर है, रिएक्शन फोर्स है, ये बाय द टेबल टॉप ऑन टू द बॉक्स है। तो ये दोनों दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट करेंगे। अब देखिए, ये कभी भी बॉडी रोटेशनल मोशन करेगा? क्यों नहीं करेगा? इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि ये अगर रोटेशनल मोशन करना भी चाहे तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और इन दोनों फोर्सेस का एक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी सेम है। यानी कि अगर ये ऊपर की तरफ खींचेगा तो ये उसको नीचे की तरफ खींचेगा, और चूंकि हमें पता है कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा।
लेकिन कपल का काम ही नहीं है ये। कपल का काम है रोटेशन प्रोड्यूस करना। जैसे ही मैंने बोला कपल का काम है रोटेशन प्रोड्यूस करना, तो क्या वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे रहेगा तो पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जब भी हम कपल की बात करेंगे तो हम ये समझेंगे कि कपल को डिस्क्राइब या डिफाइन करने के लिए चार इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या लाइंस हैं। पहली, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, पहला पॉइंट। दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑपोजिट डायरेक्शंस। ऑपोजिट डायरेक्शंस। तीसरा, पैरेलल। पैरेलल। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। नॉट नॉट ये इंपॉर्टेंट है, नॉट इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कहने का मतलब कभी भी एक कपल कभी भी एक कपल की सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स नहीं होगी। अगर मैं कहूं कि कपल एक एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, वाई, ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है एग्जामों में, बट आपको ऐसे कॉन्सेप्चुअल भी पता होना चाहिए। वाई कपल इज नॉट एन एक्शन रिएक्शन पेयर? वाई कपल इज नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर? चूंकि यहां भी दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो इसका दो रीजन होता है। एक तो रीजन जो मैंने आपको बताया, नॉट इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बट एक और जो इंपॉर्टेंट रीजन है, जो कि बुक्स में आपको मिल जाएगा, जो आपको लिखना है एग्जाम में, वो ये है कि नॉट अ रिएक्शन पेयर। इसका आंसर ये आप लिखिएगा, बिकॉज, आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बिकॉज एक्शन रिएक्शन पेयर नेवर नेवर acts on a single body। जबकि कपल में ऐसा होता है। जबकि कपल में ऐसा होता है। मैंने कभी भी कपल की ये कंडीशन आपको नहीं बताई है कि कपल डबल बॉडी पे एक्ट करेगा, सिंगल पे नहीं। मैंने हमेशा 4 पॉइंट बताया। कपल को डिफाइन करने के लिए मैंने 4 पॉइंट बताया। एक, पहला, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस होनी चाहिए। दूसरा, ऑपोजिट डायरेक्शंस होने चाहिए फोर्सेस की, जो दो पेयर, चूंकि ये पेयर ऑफ फोर्स है। कपल का मतलब ही था, सिंपल बात, भाषा में इसका मतलब ये था, जो डे टू डे लाइफ की मतलब, पेयर ऑफ फोर्स। पेयर ऑफ फोर्स की अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए वो हमें सीखना है। इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शंस होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, और नॉट इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होनी चाहिए। दैट्स इट। यहां से हम कपल का डेफिनेशन निकाल लिया हमने। यहां से हमने बिना रटे कपल का डेफिनेशन निकाल लिया। कपल का डेफिनेशन यहां से क्या आ गया? टू इक्वल, पेयर ऑफ फोर्स है तो टू, इक्वल, ऑपोजिट and parallel forces not acting not acting along the same line of action of force, the same line of action of force, the same line of action of force is called couple। सिंपल सी बात है। कपल कुछ भी नहीं है, एक पेयर ऑफ फोर्स है। पेयर मतलब दो, पेयर मतलब दो। यहां से क्या आ गया? दीज आर टू इक्वल, ऑपोजिट। मैंने क्या क्या पॉइंट लिखवाया था? पहला इक्वल, दूसरा ऑपोजिट, तीसरा पैरेलल, और चौथा नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या वही चारों कीवर्ड से हमने डेफिनेशन बना लिया? क्या उन्हीं चारों वर्ड से, केवल वर्ड से हमने डेफिनेशन बना लिया? दैट्स इट, दिस इज कपल। अब मुझे आप बताइए, अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर एक बॉडी पे, अगर एक बॉडी लाइक लेट्स से एक क्या ले लूं मैं आपको इजी हो समझाने में? एक रॉड ले लेते हैं। एक हम रॉड ले लेते हैं।
ये एक मोटी सी रॉड है। इस रॉड पे हमने इधर एक सीसॉ है, बेसिकली एक सीसॉ है, यहाँ पे कोई बैठ सकता है और यहाँ पे भी कोई बैठ सकता है। हमने यहाँ पे भी कोई बैठ सकता है, यहाँ पे हमने एक 40 न्यूटन के बच्चे को 40 न्यूटन के एक बच्चे को यहाँ बैठाया और सेम 40 न्यूटन के बच्चे को वेट 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 ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, रॉड ही रहने दीजिए, इक्विलिब्रियम नहीं देना। एक सिंपल सा एक रॉड है, ठीक है, एक सिंपल सा रॉड है। हमने अभी तक ये जाना था किसी भी बॉडी पे अगर हमें टॉर्क प्रोड्यूस कराना है तो उसका पाइवट होना जरूरी है। यहाँ पे एक पाइवट लगा दीजिए, ये एक पाइवट है या एक फल्क्रम है जहां से बॉडी रोटेट कर सकता है, सिंपल सी बात। और ये एक रॉड है, इसे ही हम आगे चल के पुली भी कहते हैं। आप आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़िएगा, इसे ही पुली भी कहते हैं। ये एक हमने केस लिया जहां पे हमने एक रॉड लिया और एक रॉड का बीच में एक पाइवट लगा दिया। अब हमने क्या किया, यहां से एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहां से भी हमने एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो अब मुझे ये बताइए कि ये बॉडी किस तरीके का मोशन कर सकता है। ए, लीनियर मोशन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, लीनियर मोशन ओनली। नंबर टू रोटेशनल मोशन ओनली। या फिर नंबर थ्री बोथ लीनियर प्लस रोटेशनल, बोथ लीनियर, वेट यहाँ पे और होगा, बोथ लीनियर और रोटेशनल। या नंबर फोर कांट से। इसको आप ध्यान से सोच के इसका आंसर, आप वीडियो पॉज करके इसका ध्यान से आंसर सोचिएगा। इस क्वेश्चन को जैसे ही हम देखते हैं हमारे सामने, अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये कपल है। हमने 4 कंडीशंस दी थी, हम चेक कर लेते हैं। पहला, इक्वल होना चाहिए, इक्वल है। पेयर होना चाहिए, पेयर है। ऑपोजिट होनी चाहिए डायरेक्शन, ऑपोजिट भी है। और चौथा, पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल भी है। और पांचवा, बेसिकली चौथा, सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे नहीं एक्ट करना चाहिए। इसका लाइन ऑफ एक्शन फॉर फोर्स ये है और इसका ये है, यानी कि ये कपल है। सिंपल सी बात, यानी कि ये कपल है। अब हमने समझा कि जैसे ये क्वेश्चन हमने देखा कि एक तरफ से हम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और ऑपोजिट साइड से हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या यहां बॉडी लीनियर मोशन करेगी, रोटेशनल मोशन करेगी, दोनों कर सकती है, या फिर हम बता ही नहीं सकते कि क्या कर सकती है। तो थोड़ा सा यहां दिमाग लगाइए। क्या हम ये जानते हैं कि अगर कभी दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, इसका भी 5 न्यूटन है, तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? बिल्कुल हाँ। यानी बॉडी यहां से हिलेगी भी नहीं। तब हम देखते हैं कि बॉडी तो कर क्या सकती है। जैसे ही हमने देखा एक पाइवट है, तो क्या बॉडी रोटेट कर सकती है? तो हमने देखा कि बॉडी, हाँ, यहां से अगर हम पुश करेंगे तो ये ऐसे ही करके घूमते यहां, और ये वाला पार्ट तब तक घूमते यहां, यानी कि ये बॉडी रोटेट कर सकती है।
लीनियर मोशन तो नहीं होगा, बट बॉडी रोटेट कर सकती है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रोटेशनल मोशन ओनली। कुछ बच्चों को यहां लगेगा कि बोथ लीनियर और रोटेशनल भी सही हो सकता है, या इसको और टफ अगर मैं बनाना चाहूं इस क्वेश्चन को, तो वो कोई भी लाइक एग्जामिनर, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, कॉन्सेप्ट वही है, केवल एग्जामिनर क्वेश्चंस ट्विस्ट कर देता है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं और टफ बनाना चाहूं, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूं, इस ऑप्शन को मैं चेंज कर सकता हूं, या वेट 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 वेट, इस ऑप्शन को नहीं चेंज करूंगा, मैं आपको इस ऑप्शन को चेंज करके दिखाता हूँ, कांट से को। अभी तक तो हमें अभी तक तो हमें ये बातें पता थी कि ये हमने एक कांट से का ऑप्शन दे दिया था, तो ये जल्दी एलिमिनेट हो गया। बट अगर यही इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैं पोल पे भी दूंगा, ये कम्युनिटी पोस्ट पे, अगर ये क्वेश्चन में यहाँ लिख दूं मैं चौथा ऑप्शन रोटेशनल मोशन, तब कौन सा ऑप्शन सही होगा? तब कौन सा ऑप्शन सही होगा? एमसीक्यूज में हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब रोटेशनल मोशन ओनली, यहां ओनली नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा ले, या चाहे आप रिसेंट पीवाईक्यू उठा ले, 2025 का ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। अब हमने समझा कि कपल क्या होता है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है। हमने जाना हमने जाना कपल क्या है? सिंपल, दो फोर्सेस हैं। कपल है पेयर ऑफ फोर्स। चार कंडीशन मैंने लिखी: ऑपोजिट, ऑपोजिट, पैरेलल, इक्वल, not same line of action of force, same line of action of of force, action of force। मैंने ये चारों बातें यहां लिखी। तो क्या मोमेंट ऑफ फोर्स जैसे हमने समझा था वो कुछ भी नहीं है, एक टाइप ऑफ फोर्स है, वैसे ही क्या हम ये भी बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ कपल भी कुछ नहीं, बस एक टाइप ऑफ कपल है। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल भी कुछ नहीं, मोमेंट ऑफ कपल भी इज अ टाइप ऑफ कपल। सिंपल सी बात है, ज्यादा सोचना नहीं है, कम सोचना है, बट लाइक जितना सोच सकते हैं उतना सोचना है। ये नहीं कि किसी बात को सोचा और आधा सोच के छोड़ दिया। सोचिए, बट पूरा सोचिए। क्या हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ कपल भी एक टाइप ऑफ कपल है? यानी टाइप ऑफ कपल है मतलब कंडीशंस तो वो सारी होंगी, कंडीशंस वो सारी होंगी। यहां से हम एक इसका मैथमेटिकल वेरिफिकेशन देख लेते हैं, रुकिए। हमने एक रॉड लिया हमने एक रॉड लिया, यहां पे एक 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, अगेन यहां पे भी 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। मुझे बताना है कि कपल का काम क्या होता था? रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करना। मोमेंट ऑफ कपल का क्या काम होगा? रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करना। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ कपल क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ कपल। मैंने बोला कि मोमेंट ऑफ कपल का काम है रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करना। तो जब मैंने बोला कि मोमेंट ऑफ कपल एक टाइप ऑफ कपल है, तो मैंने बोला मोमेंट ऑफ कपल एक टाइप ऑफ कपल है, और मैं ये जानता हूं पहले से कि कपल इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो क्या मैं बोल सकता हूं मोमेंट ऑफ कपल इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी? मोमेंट ऑफ कपल इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसका डायरेक्शन भी होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। पहले हम इसके डायरेक्शन को समझते हैं। जैसे ही हमने देखा एक पाइवट, दो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस पैरेलल एंड नॉट एक्टिंग इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, हमारे दिमाग में क्या चमका कि ये क्या है? एक कपल फॉर्म कर रहा है। ये हमारे दिमाग में बैठ गया। पहली चीज जो हमें दिखी वो ये दिखी कि एक कपल है जो कि एक बॉडी पे एक्ट कर रहा है। हमने इस लेंथ को मान लिया है L1। हमने इस लेंथ को क्या मान लिया है? L1। और इस लेंथ को क्या मान लिया है? L2। ठीक है।
हमने इस लेंथ को माना है L1 और इस लेंथ को माना है L2। उसी तरीके से हम इसे 4 न्यूटन की जगह पे अगर F1 और F2 मान लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। F1 और ये उसी तरीके से F2। अब हम देखते हैं कि चूंकि ये कपल है, तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, यानी कि इसे भी मैंने F मान लिया, इसे भी मैंने F मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इस बॉडी पे जो पूरा मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, या जो पूरा मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, वो इसके मोमेंट ऑफ फोर्स और इसके मोमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल होगा। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ इसका जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा और इसका जो होगा उसको मैं ऐड कर दूंगा तो ये टोटल आ जाएगा। सिंपल सी बात। मैं इस टोटल लेंथ को मैंने लेट्स से एल या डी से डिनोट किया है, लेट्स से बुक में भी होगा आपके डी ही होगा, तो मैंने इसे डी ही ले लिया है। चलिए, या एल भी आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ, बट मैंने डी ले लिया, ठीक है। तो अब मैं कहूँ इस वाले पार्ट पे मैंने आपको क्या सिखाया था, ये बॉडी, अब आपको देखना है कि ये जो बॉडी है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स बॉडी को किस तरफ रोटेट करने का कोशिश करेगा। ये बॉडी आपको रोटेट करने का कोशिश किस तरफ करेगा, क्लॉक सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही मैंने बोला ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू L1। मैंने ये कह दिया। उसी तरीके से मैं क्लॉकवाइज टॉर्क को भी शायद क्या आप लोग शायद सोचिए, शायद मैं कर सकता हूँ, आई फील दैट। देखिए देखिए, इस वाले पार्ट पे अगेन, इस वाले पार्ट पे ये वाला जो फोर्स होगा, ये वाला जो फोर्स होगा, ये वाला जो F2 नंबर, जो हमारा फोर्स नंबर F2 है, जो कि हमारा F के बराबर आया था, उसे हम अगर चाहें तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो भी हमारे बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश करेगा, वो भी हमारी बॉडी को रोटेट कराने का कोशिश करेगा, जो कि किधर से करेगा, ओ वेट, जो कि ऑफ कोर्स इधर से करेगा, इधर से करेगा। तो क्या ये पूरा बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, बिल्कुल। तो क्या मैं इस वाले पार्ट के लिए जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उसे मैं F इंटू L2 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू L1 प्लस F इंटू L2। बिल्कुल, चूंकि मैंने यहीं पे अपना L1 जो था, मैंने क्या बोला था, यहां तक का टॉर्क और यहां तक का टॉर्क को मैं जोड़ दूंगा तो टोटल टॉर्क आ जाएगा। तो मैंने बोला टोटल टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू L1 प्लस F इंटू L2। मैंने यहां से F को कॉमन निकाल दिया, क्योंकि दोनों में है, कॉमन आ गया। यहां से F कॉमन निकाल के L1 प्लस L2 आ गया, F इंटू L1 प्लस L2। लेट्स से मैंने L1 प्लस L2 को मैंने D माना था, तो यहां से मैंने टोटल टॉर्क को क्या लिख दिया, मैंने टोटल टॉर्क को लिख दिया F इंटू डी। इसे ही कहते हैं आपका मोमेंट ऑफ कपल। इसे ही हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ कपल। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स में हम टॉर्क निकालते थे, वैसे ही हम मोमेंट ऑफ कपल में भी टॉर्क निकालेंगे। अंतर ये है कि मोमेंट ऑफ फोर्स में एक फोर्स रहता था, अब मोमेंट ऑफ कपल में दो दो फोर्सेस रहेंगे। दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो गई हो तो मैं आपको बता दूं कि मोमेंट ऑफ कपल का जो न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा F इंटू डी। यहां F क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और D क्या है, D को हम बहुत सारे नामों से बुला सकते हैं। इसे हम कपल आर्म भी बुलाते हैं। कपल आर्म मतलब जैसे दो कपल है, तो दोनों कपल को अगर हम दूर खड़ा कर दें तो उस दोनों कपल दो सॉरी एक कपल है, उस कपल के दो फोर्सेस हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों फोर्सेस को हम अब उसके एक्सट्रीम पोजीशन पे रखें तो उन दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कपल आर्म कहते हैं, इंक्लूडिंग द पाइवट। ये नहीं कि पाइवट तक का डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज सेड टू बी कपल आर्म। यहां से क्या आ गया, मोमेंट ऑफ कपल।
मोमेंट ऑफ कपल की डेफिनेशन बन गई। मोमेंट ऑफ कपल की डेफिनेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। आइदर फोर्स मैंने क्यों बोला? आइदर फोर्स मैंने इसीलिए बोला क्योंकि दोनों फोर्स की मेरी वैल्यू सेम है, तो मैं किसी भी एक फोर्स को कंसिडर करूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज कुछ को भी मैं कंसिडर करूंगा, बात वही रहेगी। यानी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एंड द कपल आर्म, दैट्स इट। ये बन गई हमारी डेफिनेशन। इसी कपल आर्म को कुछ लोग बोलते हैं, और कहीं कहीं आपको कुछ किताबों में, सारे किताबों में, सेलिना में तो आपको मिल जाएगा, सेलिना में आपको मिल जाएगा। इसी कपल आर्म को कई बार हम बोलते हैं कि कपल आर्म छोड़कर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम कई बार इसे कंसिडर करते हैं बिटवीन द टू फोर्सेस। इसे हम कई बार कपल आर्म के जगह पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कंसिडर करते हैं बिटवीन द टू फोर्सेस। बात तो वही है ना, समझ में तो हमें वही सारी चीजें आई हैं, समझ में तो हमें वही सारी चीजें आई हैं। यानी कि हमारा कपल और मोमेंट ऑफ कपल यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी बॉडी को रोटेट कराने के लिए हमेशा, whenever we want to rotate a body, whenever we want to rotate a body, दो चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। पहला, एक पाइवट होना चाहिए, और दूसरा कपल होना चाहिए। कपल तो हम कह सकते हैं, बेसिकली हाँ कपल हम कह सकते हैं, कपल होना चाहिए। कभी भी हम पाइवट के बिना, या कपल नहीं रख लिखिए, कपल मत लिखिए, पेयर ऑफ फोर्स लिखिए, ज़्यादा बेटर होगा समझने में। पेयर ऑफ फोर्स, चूँकि कई बार यहाँ एक्सेप्शंस भी आते हैं, तो हमें किसी भी बॉडी को रोटेट कराने के लिए पाइवट और पेयर ऑफ फोर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। या तो पाइवट नहीं है या तो पेयर ऑफ फोर्स नहीं है। अगर सिंगल फोर्स है तो वो कई बार ऐसा होगा कि वो बॉडी को रोटेट नहीं करा पाएगा। अब जैसे हमने कल का एक एग्जांपल लिया था कि इस रिंच का, तो यहाँ तो कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो फोर्स तो हमने एक ही लगाया है, पेयर ऑफ फोर्स तो है नहीं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट जो इस पे जो एक्सर्ट करेगा प्रेशर, इस पे जो सॉरी जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसके इसके बीच, इस वाले पार्ट और इसके जो पाइवट है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला जो फोर्स एक्ट कर रहा है, उस फोर्स का जिस डायरेक्शन में वो एक्ट करेगा वो, और ये जो पाइवट है, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो इसे हम ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं। इसे हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? ज़ीरो। तो जैसे ही हमने ज़ीरो कंसिडर किया और ये वाला पार्ट हमें पता था, फिर से वही कपल आर्म बन गया। एफ इंटू इस टोटल को तब हम कंसिडर कर लेते हैं एक ही साथ। इसीलिए हमें यहाँ एक फोर्स की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए हम यहाँ पेयर ऑफ फोर्स नहीं दिखा रहे थे। ये चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, कोई काम की भी वैसे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें है नहीं, इसलिए आप बस ये समझ सकते हैं कि हमें किसी भी बॉडी को रोटेट कराने के लिए एक्चुअली प्रैक्टिकल में दो फोर्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक आज की क्लास में क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे इक्विलिब्रियम को, उनके टाइप्स को, और हम इक्विलिब्रियम को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को। ये बेसिकली इसी का एक पार्ट है, इक्विलिब्रियम का ही एक पार्ट है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब जल्दी से मैं एक रिकैप दे देता हूँ आज के क्लास का आपको। आज का ये तो खैर लेक्चर नंबर 2 हो गया। वेट, ये तो हमने लेक्चर नंबर 2 का जहाँ तक पढ़ा था वो है। मैंने एक ही जगह इन सभी चीज़ों को रखा है ताकि इजी हो। यस, ये रहा। आज की क्लास हमने यहाँ से स्टार्ट की थी। हमने पढ़ा कपल और मोमेंट ऑफ कपल को। जैसे ही हमने पढ़ा टॉर्क के बारे में, हमने ये जाना था कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है यानी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड हमने कल पढ़ रखा था, एफ इंटू ओपी इंटू पी एफ। एफ यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और ओपी इंटू पी एफ मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पाइवट है। डायरेक्शन मेरा डायरेक्शन मेरा पता लगाना आज का मोटिव था।
अगर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, अगर किसी टॉर्क को अगर कोई टॉर्क बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज मोशन प्रोड्यूस कराए, वेट, अगर टॉर्क बॉडी में एंटी क्लॉकवाइज मोशन प्रोड्यूस करे, सिंपल भाषा में अगर कोई फोर्स बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, यानी कि इस तरीके से रोटेट करे, इस तरीके से रोटेट करे, तो वो टॉर्क को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। अगर वो इस तरीके से रोटेट करे तो हम उसे नेगेटिव कंसिडर करते हैं। फिर आ जाते हैं हम आगे की तरफ। फिर हमने सीखा था कि टॉर्क की अगर डायरेक्शन नेगेटिव होगी तो वो क्लॉकवाइज होगी, और पॉजिटिव होगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा। फिर हमने आगे बढ़ा, फिर हम आज के टॉपिक पे पहुँचे, कपल। कपल क्या होता है? कपल एक पेयर है। पेयर है, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? पेयर ऑफ फोर्स। अभी तक हमने केवल फोर्स के बारे में पढ़ा, और ये चैप्टर का नाम ही है फोर्स, यानी कि कपल क्या है? पेयर ऑफ फोर्स है। कपल क्या है? पेयर ऑफ फोर्स है। कपल क्या है? पेयर ऑफ फोर्स है। सारे पेयर ऑफ फोर्सेस क्या कपल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बट सारे कपल क्या पेयर ऑफ फोर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हाँ। यानी एवरी पेयर ऑफ फोर्स इज नॉट अ कपल, बट एवरी कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्स। इस लाइन को आप 2 बार सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा। हर एक पेयर ऑफ फोर्स को हम कपल नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कपल की कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहली, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए दोनों फोर्सेस का, डायरेक्शंस ऑपोजिट होनी चाहिए, फोर्सेस पैरेलल होने चाहिए, और फोर्सेस सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे नहीं एक्ट कर रहे होने चाहिए। ये 4 हमने कंडीशंस पढ़े, पढ़ा। फिर हम आगे की तरफ आए। फिर हमने जाना कि कपल को हम एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों नहीं कहते हैं। कपल को हम एक्शन रिएक्शन पेयर इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि पहला कि इनका ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे एक्ट कर रहे होते हैं। दूसरा दूसरा कि दूसरा हमने ये सारी उन्हीं बातों को हमने जाना। दूसरा कि वो कभी भी एक बॉडी पे नहीं एक्ट कर रहा होता है, कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर एक बॉडी पे नहीं एक्ट कर रहा होता है, हमेशा ये पेयर ऑफ बॉडीज पे एक्ट करते हैं। हमने फिर कपल की डेफिनेशन को डिराइव किया। कपल का डेफिनेशन कहती है कि टू equal, opposite and parallel forces not acting along the same line of action of force is called couple। इसी चीज को हमने डिराइव कर देखा। फिर हमने जाना, एक क्वेश्चन हमने किया कि अगर दो फोर्सेस हैं ऑपोजिट पैरेलल सेम मैग्नीट्यूड के एक पेयर बना रहे हैं और नॉट इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हैं, तो वो किस तरीके का मोशन प्रोड्यूस करेंगे? क्या वो लीनियर मोशन प्रोड्यूस करेंगे, क्या वो रोटेशनल प्रोड्यूस करेंगे, या वो दोनों प्रोड्यूस करेंगे, या फिर हमने सीधे लिख दिया रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेंगे। एमसीक्यू में हम हमेशा मोस्ट एप्रोप्रिएट चूज करते हैं। कभी भी अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बट चूंकि ये सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे नहीं लग रहा है, इसलिए ये रोटेशनल मोशन जरूर प्रोड्यूस करेगा। अगर ये सेम लाइन पे रख रहा होता तो ये नेट फोर्स जीरो हो जाता और फिर हमें कुछ भी नहीं मिलता। चूंकि नेट फोर्स जीरो है, लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अलग है। यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अलग यानी कि फोर्स की वैल्यू अलग। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स जब भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी मैग्नीट्यूड होगी और उसका डायरेक्शन होगा। हम कुछ भी एक बदलते हैं तो फोर्स पूरा बदल जाएगा। फिर हमने जाना मोमेंट ऑफ कपल के बारे में। मोमेंट ऑफ कपल जैसे हमने समझा था, कपल का ही एक टाइप है। जैसे कपल पेयर ऑफ फोर्स है, वैसे ही मोमेंट ऑफ कपल भी एक पेयर ऑफ फोर्स है। जैसे कपल ऑपोजिट पैरेलल इक्वल नॉट इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं, तब उसे हम कपल कहते हैं। उसी तरह मोमेंट ऑफ कपल को भी हम उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहले हमने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा। हमने देखा कि जब F1 और F2 दो फोर्सेज हैं, वो एक बॉडी पे एक्ट कर रहे होते हैं, एक कपल फॉर्म करते हुए एक रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे होते हैं जिसके पास एक फल्क्रम है, उस पर एक्ट कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, इस लेंथ को हमने L1 माना, इस लेंथ को हमने L2 माना, इस फोर्स को हमने F1 और इस फोर्स को F2 माना। चूंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था तो F1 और F2 को हमने F ही मान लिया। फिर हमने यहाँ से दो तरीके का टॉर्क कैलकुलेट किया, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। यहाँ से हमने वैल्यू को कैलकुलेट करके टोटल टॉर्क लाया जो कि F इंटू L1 प्लस L2 था। यहाँ L1 प्लस L2 हमारे पास D था, जिसे हम कपल आर्म भी कहते हैं, जहाँ से हमने ये समझा कि जब भी एक बॉडी पे टॉर्क एक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ कपल किसके बराबर होगा, तो वो फोर्स इंटू कपल आर्म के बराबर होगा। इसे ही हमने डेफिनेशन के तौर पर लिखा, moment of couple is the magnitude of force is the moment of couple is the product of magnitude of either force इसलिए लिखा क्योंकि फोर्स की दोनों वैल्यूज सेम है, हम किसी भी वैल्यू को लें प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड द कपल आर्म को ही कई बुक्स में आपको सेलिना में भी मिल जाएगा देखने को। कपल आर्म को ही हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस कहते हैं।
यानी कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। फिर हमने जाना कि जब भी बॉडी रोटेट करती है तो हमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, पहला पाइवट, दूसरा पेयर ऑफ फोर्स। अगर एक सिंगल फोर्स है तो वो बॉडी को रोटेट नहीं करा पाएगा। जब भी हम बॉडी को रोटेट कराते हैं तो एक पेयर ऑफ फोर्स का होना ज़रूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि कई बार उसमें एक फोर्स का जो एक टॉर्क है वो T1 जो है वो ज़ीरो आ जाए और T2 की कुछ वैल्यू आ जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि कई बार हम फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो कि एक्सटर्नल T2 जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, तो कई बार हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स ही टोटल टॉर्क के बराबर हो जाता है। एक्सटर्नल टॉर्क ही टोटल टॉर्क के बराबर हो जाता है। बट उसमें भी कहीं ना कहीं T1 होता है, टॉर्क होता है, जिसे हम नेग्लिजिबल काउंट कर लेते हैं। यहाँ तक आज की बातें क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को पढ़ेंगे, जो कि इक्विलिब्रियम का ही एक टॉपिक है, टाइप्स को उसके पढ़ेंगे और फिर हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं, आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा ये भी बताएं, और हम कैसे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी हमें बताएं। थैंक यू सो मच गाइस। आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। कमेंट डाउन योर व्यूज। थैंक यू।